ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत 3 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। पहला वीडियो था विश्व में इस्लाम धर्म का उदय, दूसरा वीडियो था भारत में अरबों का आक्रमण, जिसके अंतर्गत हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा। फिर आया तीसरा वीडियो जिसमें हमने भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा भारत में 17 बार आक्रमण करने वाले, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले तथा भारत को लूट डालने वाले महमूद गजनवी के बारे में। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे तुर्की मुस्लिम मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ऐतिहासिक तथ्य, जानकारी के स्रोत। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी के जो भारत पर आक्रमण हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उनके जानकारी के स्रोत क्या हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। हमें उनकी जानकारी के स्रोत 2 पुस्तकों से मिलती है। पहली पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासिरी। दोस्तों, यह पुस्तक मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई है। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है और मिन्हाजुद्दीन ने इस पुस्तक को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित कर दी थी। मिन्हाज उस समय दिल्ली का काजी था। तो दोस्तों, जब यह पुस्तक लिखी गई थी तब उस समय गुलाम वंश चल रहा था, ठीक है। और गुलाम वंश के जो शासक थे जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, उनको मिन्हाजुद्दीन ने यह बुक गिफ्ट की थी, ठीक है दोस्तों। अब आता है दूसरे नंबर पर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र तथा राजकवि थे, उनके द्वारा रचित महाकाव्य है, ठीक है। तो जो ये है पृथ्वीराज रासो, यह एक महाकाव्य है और इसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। चंद्रबरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान के मित्र हैं, ठीक है, और उन्हीं के राजकवि भी थे। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन तथा चरित्र का वर्णन किया गया है। इसी से हमें उस वक्त के भारत, उस वक्त के पृथ्वीराज चौहान का जीवन और मोहम्मद गौरी के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आता है परिचय। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी का परिचय। पहले नंबर पे है मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान के गोर प्रांत में हुआ था। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। 1149 ईस्वी में हुआ था अफगानिस्तान के गोर प्रांत में। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। इनका अन्य नाम मोहम्मद गौरी व मुइजुद्दीन भी था। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी का नाम क्या था, वास्तविक नाम। तो आपको बताना है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। जो सिक्के मिले हुए हैं उसमें बहुत सी जगह पे मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है और इनका जो पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और इन्हें मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ये 3 नाम हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी एंड मुइजुद्दीन। अब आता है अगला, मोहम्मद गौरी इक्वल्स तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, यानी कि मोहम्मद गौरी को ही तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। इसके पहले अगर आपको ध्यान हो तो महमूद गजनवी जो भारत आए थे वो केवल लूटने के उद्देश्य से आए थे, वो साम्राज्य विस्तार करने और राज करने नहीं आए थे भारत पर। राज करने की बात करें तो मोहम्मद गौरी आया था और इसका जो उद्देश्य था वो भारत पर इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना करना था। तो भारत पर यह अपना राज्य विस्तार करना चाहता था, ठीक है। तो हम जब भी बात आएगी कि भारत पर, ठीक है, भारत के तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी के मध्य था। यह एक सुन्नी मुसलमान था। इसकी राजकीय भाषा फारसी थी और ये गोर वंश यानी कि संसवानी वंश के शासक थे। तो दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी किस वंश के थे। तो आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी संसवानी वंश के थे। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना गौरी ने ही की। तो दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने ही सबसे पहले भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की और यही उसका, ठीक है, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक भी था।
आगे देखते हैं गौरी के साम्राज्य का इतिहास। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं वो भी हमें पता चल गया और हमने उनके बारे में परिचय भी देख लिया। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के इतिहास के बारे में। इनका जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य फैला, मोहम्मद गौरी पहली बार कहाँ शासक बने, वो सब देखेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपने जो महमूद गजनवी पढ़ा था वो आपके मोहम्मद गौरी से लिंक हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, लिंकेज बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे वो लिंक हो जाएगा। अभी हम देखते हैं 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण टूटने लगा। तो दोस्तों 1030 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे, वो बहुत ही कमज़ोर थे, जिनके कारण धीरे धीरे विशाल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर गयासुद्दीन ने गोर प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या हुआ कि जब 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी मर गया और उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गयासुद्दीन ने। उस समय इन्होंने क्या किया, गोर प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया और जब वो गोर प्रदेश का शासक बन गए, वैसे ही उचित समय देखकर सन 1173 ईस्वी में इन्होंने गजनी पर भी अधिकार कर लिया। तो गयासुद्दीन के पास अब 2 राज्य हो गए, गोर और गजनी। ठीक है, इन्होंने आक्रमण कर दिया उस पर। गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी प्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी भाई भाई हैं। गयासुद्दीन बड़ा भाई था, उसने गोर प्रदेश पर पहले आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद गजनी पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या किया, गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई को यानी मोहम्मद गौरी को गजनी प्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया। ओके, जब मोहम्मद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, तो यह खबर आग की तरह फैल गई कि भारतीयों के पास अपार धन संपदा है। तो दोस्तों महमूद गजनवी जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और आक्रमण भी किया था लूटने के लिए, ना कि साम्राज्य विस्तार करने के लिए। आता था, लूटता था और चला जाता था। ठीक है, जबकि राजा को हराता था, वो हराने के बाद में वो चाहता तो उनके राज्य पर कब्जा भी कर लेता था, लेकिन राज्य पर कभी भी उन्होंने कब्जा नहीं किया। उसने क्या किया, केवल लूटा और लूट कर सारा भारत की धन संपदा अपने साथ लेके चला जाता था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि सबको आग की तरह ये बात फैल गई कि भारतीयों के पास तो अपार धन संपदा है, वहाँ के शासक आपस में ही लड़ते रहते हैं तथा बिल्कुल भी एकता के साथ नहीं रहते। दोस्तों ये भी चीज़ें महमूद गजनवी के साथ फैल गई कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग आपस में नहीं रहते और आपस में ही एक दूसरे के राज्य के लिए लड़ते रहते हैं। अतः मोहम्मद गौरी ने अपनी सारी शक्ति भारतीय क्षेत्र की तरफ प्रसार में लगा दी। दोस्तों क्या हुआ, महमूद गजनवी जब भारत में आया था उस समय उसको एक डर था, उसको लग रहा था कि भारत के जो शासक होंगे वो बहुत ही कट्टर होते हैं, युद्ध कला में बहुत ही माहिर होते हैं, ऐसा सबको पता था। लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि छोटे छोटे राजा अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं दूसरों के राज्य पर कब्जा कर ले, वो चाहता है किसी और के राज्य पर कब्जा कर ले। यूनिटी तो बिल्कुल थी ही नहीं वहाँ पे, एकीकरण, वो कोई भी शक्ति नहीं थी, जो केंद्रीय शक्ति ना होने के कारण ये बहुत ही वल्नरेबल, यानी कि इस पे कोई भी आसानी से आक्रमण कर सकता था। ओके, तो इसी बात का मोहम्मद गौरी ने फ़ायदा उठाया और अपनी सारी शक्ति भारतीय क्षेत्र की तरफ प्रसार करने में लगा दी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले पूछा गया था कि महमूद गजनवी जो भारत में आया था उसका क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था एकमात्र केवल धन संपदा लूटना, जबकि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसने भी भारत को बहुत ज़्यादा लूटा, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में। दोस्तों अब ये कड़ी आप एक एक करके अच्छे से देखते रहिएगा। मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे आक्रमण किए भारत पर, एक एक करके हम उसको देखते हैं।
मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान, जो कि आज पाकिस्तान में है, उसके विरुद्ध था। 1175 में कहाँ पर था? मुल्तान। दोस्तों मैंने कई बार एग्ज़ाम में देखा है, मैं जब खुद ये वीडियो की तैयारी कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कई बार ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया और कहाँ पर किया। तो इसलिए आप एक एक चीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छे से आप याद करते हुए चलिए। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था। इसने वहां के शिया शासक को पराजित करके विजय प्राप्त कर ली। उसी समय गौरी ने मुल्तान के साथ साथ सिंध के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मुल्तान तो जीत लिया, लेकिन जो उसका बॉर्डर का इलाका था सिंध को भी उसने कुछ प्रदेशों पर, सिंध के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसका दूसरा आक्रमण 1176 ईस्वी में सिंध उच्च के विरुद्ध था। वहाँ पर भी इसका अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। उसके बाद में 1176 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके वहाँ भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ा, जो कि आज गुजरात में है, वहाँ के सोलंकी राजा जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, उन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जानते थे, उनके विरुद्ध आक्रमण किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने मूलराज द्वितीय यानी कि भीम द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया। इस युद्ध में मूलराज द्वितीय ने अपनी माँ, जिनका नाम था नायिका देवी, उनके नेतृत्व में आबू पर्वत की तलहटी पर मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरह पराजित किया। ठीक है दोस्तों, ये जो हार मिली है मोहम्मद गौरी को, ये बहुत ही बुरी तरीके की हार मिली है। 1178 ईस्वी में जब ये भारत की तरफ आना चाह रहे थे तो इन्होंने गुजरात पर आक्रमण कर दिया, यानी अनिलवाड़ा पर। उस समय वहाँ पे सोलंकी राजा जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, उन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जानते थे, वो शासक थे। भीम द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय, उन्होंने अपनी माँ जिनका नाम था नायिका देवी, उनके नेतृत्व में आबू पर्वत की तलहटी पर मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। सभी भारतीय राजाओं ने मूलराज द्वितीय, ठीक है, सभी भारतीय राजाओं में मूलराज द्वितीय पहले राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ठीक है, आपसे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वो प्रथम भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो आपको बताना है कि मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय, दोनों नाम याद रखने हैं आपको। यह मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। भीम द्वितीय बघेला वंश के शासक थे। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद गौरी पहली बार हारे हैं, तो इनके भीम द्वितीय के कई बार वंश के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये बघेला वंश के थे। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने पहले संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करते हुए फिर भारत पर अधिकार करने की युक्ति बनाई। दोस्तों पहले इन्होंने सोचा था कि गुजरात के रास्ते से, इन्होंने पहले क्या किया, मुल्तान व पंजाब पर आक्रमण किया, फिर गुजरात पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने सोचा कि गुजरात के रास्ते से फिर हम भारत में अपने आक्रमण करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन गुजरात में ही इन्हें पहली हार मिल गई। तो इसने उससे सबक लिया और इसने सोचा कि गुजरात की तरफ से आक्रमण करके नहीं आऊँगा, इस बार पंजाब पर अधिकार करते हुए उसके बाद आगे बढ़ूंगा। फिर आता है 1179। इसमें गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त कर ली। पेशावर उस वक्त पंजाब के राजा के अधीन था। ठीक है, अब आता है 1186 ईस्वी। इसमें मोहम्मद गौरी ने लाहौर के शासक खुसरो मलिक के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें खुसरो मलिक को बंदी बना लिया गया। खुसरो मलिक गजनवी वंश के अंतिम शासक थे और यहीं से गजनवी वंश पूर्णतया समाप्त हो गया। तो दोस्तों जब गजनवी वंश चल रहा था भारत में, उसने कई जगह पे जीती, ठीक है, कई लोगों के राजाओं को हराया। तो वहाँ पे इसने क्या किया, एक इनका ही वंश का एक व्यक्ति जिनका नाम था खुसरो मलिक, वो वहाँ पर राज कर रहा था। ठीक है, कहाँ पे राज कर रहा था, वो कर रहा था लाहौर में। तो मोहम्मद गौरी ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। खुसरो मलिक गजनवी वंश के अंतिम शासक थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहीं से गजनवी वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है खुसरो मलिक। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ताबर हिंद, जो कि आज भटिंडा में है, वहाँ के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। ताबर हिंद पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान का अधिकार क्षेत्र था।
यह इलाका पृथ्वीराज चौहान का सीमावर्ती क्षेत्र था। गौरी ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया, जिस कारण गौरी व चौहान के बीच में युद्ध होना आवश्यक हो गया था। यहीं से तराइन के प्रथम युद्ध की नींव पड़ी। तो दोस्तों, आपसे अगर कोई पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, तो आपको बताना है कि 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ताबर हिंद, जो कि आज भटिंडा में है, वहाँ के किलों पर अधिकार कर लिया। और ताबर हिंद पर पहले कब्जा था पृथ्वीराज चौहान का। अब पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि इन्होंने ताबर हिंद पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, तो ये बहुत ही गुस्सा हुए। अब इसी कारण तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध। और दोस्तों, एक चीज़ आपको और जानना है कि पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और बंदी बना लिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को जीवन दान देते हुए उसे मुक्त कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी हार थी। पहली हार हमने देखी, अब यहाँ पे थी भारत की दूसरी हार। पहली हार थी गुजरात में, वहाँ के जो शासक थे, क्या नाम था उनका, भीम द्वितीय। उनका एक नाम मूलराज द्वितीय भी था, वो उन्होंने पहली बार हराया। अब पृथ्वीराज चौहान ने भारत में मोहम्मद गौरी को दूसरी बार हराया और बहुत ही बुरी तरीके से हराया, बंदी बना लिया। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी अपने जीवन की भीख मांगने लगा, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसको जीवन दान देते हुए उसे मुक्त कर दिया और बोला, उसे वार्न किया कि अगली बार तुम भारत पर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। ऐसा वचन लेकर उसको वहाँ से जाने दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद गौरी ने अपने सेना नायकों सहित 1 वर्ष का युद्ध कौशल का प्रशिक्षण किया। 1192 ईस्वी में गौरी ने फिर से पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात सीखने को मिलती है मोहम्मद गौरी से, वो ये कि मोहम्मद गौरी पहले तो एक कमज़ोर शासक था। अगर हम इसका कंपैरिजन करें महमूद गजनवी से, तो महमूद गजनवी बहुत ही पावरफुल था। वो महमूद गजनवी लगभग सभी से जीता, किसी से भी नहीं हारा। लेकिन अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी एक कमज़ोर शासक था जो हारता था। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये अपनी हार से सीखता था। जब ये हारता था, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता था। जब पृथ्वीराज चौहान से ये हार गया, तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। इसने क्या किया, 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग करी अपने सेना और अपने सेना नायकों के साथ में। 1 साल तक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करी, युद्ध कौशल का प्रशिक्षण किया। और 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर फिर से आक्रमण कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर व दिल्ली के शासक थे। तो दोस्तों, आपको ये भी जानना है कि पृथ्वीराज चौहान शासक कहाँ के थे, तो अजमेर और दिल्ली के थे। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध आपको समझ में आ गया। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और चौहान के बीच में। ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से हारा था। अब उसने 1 साल की ट्रेनिंग करी और उसने फिर से 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर धावा बोल दिया। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है तराइन के दूसरे युद्ध में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान के साथ गोविंद राय, खांडे राय, बदमाशा रावल आदि थे, जबकि मोहम्मद गौरी के साथ में खारबाग, इलाह, खरमेल, मुकलबा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज आदि थे। तो दोस्तों, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, भारत के समस्त राजाओं को बुलाया, सारे राजपूत राजाओं को और दूसरे भी तरह के राजाओं को बुलाया और बोला कि हम सब मिलकर एक साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करेंगे, उनके साथ युद्ध करेंगे। उधर पृथ्वीराज चौहान भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने भी अपने साथ अपने बहुत सारे गुलामों को और सेना नायकों को लेके आया, ताकि दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान पहली बार जीत गए थे, तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि अरे इनको तो हमने पहले ही हरा रखा है, इस बार भी हम इन्हें बहुत ही आसानी से हरा देंगे। और वहीं अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें, तो वो पहली बार हार के गया था। इस बार उसकी जो तैयारी थी वो बहुत ही सख्त थी। उसने वो जान गया था कि ये लोग आसानी से हारने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करके तब आया था। ये युद्ध दोस्तों बहुत ही घमासान हुआ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध हुआ। लेकिन
इसमें बहुत बुरा हुआ और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो मोहम्मद गौरी की प्रशिक्षित सेना के आगे टिक ना सकी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ठीक है, उनकी हार हो गई दोस्तों यहाँ पर। और इनको जो बंदी बनाया गया वो सिरसा के पास में बनाया गया, जो कि आज हरियाणा में है। उसके पास सिरसा में एक जगह पड़ता है सिरसा, ठीक है, वहीं पर इन्हें बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। अब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना गौरी की प्रशिक्षित सेना के आगे टिक ना सकी और हार गई। दोस्तों नोट देखते हैं। यह बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद भारत की धार्मिक व राजनीतिक दोनों स्थिति अगले 600 सालों तक के लिए बदल गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे जीते ये लोग, मोहम्मद गौरी जीते। दिल्ली एक बहुत ही पावरफुल क्षेत्र था, दिल्ली का शासक भी बहुत पावरफुल था। वो जब तक वहाँ पे था तब तक भारत की अक्षुण्णता तो था, वो बिल्कुल बनी हुई थी। लेकिन अब जब भारत का सबसे पावरफुल क्षेत्र और भारत का सबसे पावरफुल राजा हार गया है, तो अब यहाँ पे सबका मनोबल टूट जाता है। और अगले 600 सालों तक दोस्तों अब आप देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में कि मुस्लिमों का राज रहेगा। ठीक है, यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भारत के लगभग सभी राजाओं को एकजुट करके कन्नौज के राजा को छोड़कर गौरी की सेना के साथ युद्ध किया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने लगभग देश के सभी राजाओं को बुलाया और इन्होंने आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी की सेना पर। लेकिन फिर भी उनकी प्रशिक्षित सेना के आगे इनके ये सारे राजा मिलकर भी कुछ नहीं कर सके। इस युद्ध में मिले इतने बड़े हार से अन्य भारतीय राजाओं का मनोबल भी टूट गया। उनका जो कॉन्फिडेंस था कि हम मोहम्मद गौरी को हरा सकते हैं, इतने सारे लोग मिल के भी उसको नहीं हरा पाए, इससे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरीके से टूट गया। ठीक है दोस्तों तराइन का जो इतना बड़ा युद्ध था उसमें जब भारत के लगभग सभी राजा एकजुट होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना की तरफ से गौरी से युद्ध कर रहे थे, तब कन्नौज के राजा ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने देश के समस्त राजाओं को आमंत्रित किया और बोला कि आप सब आओ, हम एक साथ मिलकर इस गौरी से युद्ध करेंगे। लेकिन उसने कन्नौज के राजा को आमंत्रण नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा था दोस्तों, आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या कन्फ्लिक्ट था, मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों भारत पर शासन कर रहे भिन्न भिन्न राजाओं में पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बड़े व शक्तिशाली राज्यों पर शासन कर रहे थे। वो थे अजमेर और दिल्ली। अजमेर और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। कन्नौज पर शासन कर रहे जयचंद्र मन ही मन इस बात से जलते थे। वे चाहते थे कि दिल्ली पर उनका कब्जा हो। वे उन्हें बदनाम करने व आक्रमण करने की राह देखते रहते थे। जयचंद्र क्या करते थे, किसी भी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को बदनाम करना चाहते थे और उन पर आक्रमण करके उनका जो क्षेत्र है दिल्ली और अजमेर का, उसमें कब्जा करना चाहते थे। कन्नौज के शासक जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह करने का फैसला किया, अतः उसने स्वयंवर का आयोजन किया। ठीक है, स्वयंवर में उसने सभी राजाओं व राजकुमारों को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलवाया। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, अतः उसने अपने पिता से पृथ्वीराज चौहान को भी आमंत्रित करने का आग्रह किया। लेकिन आपको तो पता है कि जयचंद्र कितना ज़्यादा नफरत करता था। ठीक है, उसके पिता ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए पृथ्वीराज चौहान को बुलाने से मना कर दिया। संयोगिता ने फिर क्या किया, एक चुपके से एक लव लेटर यानी प्रेम पत्र लिखा और उसे किसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, अतः मैं आपको अपने स्वयंवर में आमंत्रित करती हूँ। उधर जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़ा कर दिया। राजकुमारी स्वयंगिता, ठीक है, राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का दिन आ गया। राजकुमारी वरमाला लेकर एक एक राजकुमारों के आगे से गुजरती जा रही थी और रिजेक्ट करती जा रही थी। अंततः उसने पृथ्वीराज चौहान का जो पुतला देखा उस पर बिना विलंब किए वरमाला को डाल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, संयोगिता ने जो पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा रखा था द्वारपाल के रूप में, इन्होंने उसी को वरमाला पहना दिया।
यह देखकर जयचंद्र समेत सभी राजकुमार अपमानित हो गए और आश्चर्यचकित भी हो गए। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर आए और बोले कि राजकुमारी ने मेरे पुतले पर हार डाला है, अतः ये मेरी पत्नी हुई, इसी अधिकार से मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और अपने साथ महल ले गया। इस बात से जयचंद्र बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए गौरी को पुनः आमंत्रित किया। जयचंद्र ने गौरी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी सेना दूंगा और तुम दिल्ली पर आक्रमण कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जयचंद्र ने क्या किया। जयचंद्र ने अपने देश से गद्दारी करते हुए और बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया। उसने मोहम्मद गौरी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी सेना दूंगा और तुम दिल्ली पर आक्रमण कर देना। दिल्ली विजय के बाद में दिल्ली का सारा धन तुम रख लेना और दिल्ली पर मेरा अधिकार होगा। तो गौरी ने इस आपसी फूट का लाभ उठाया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और उसे बंदी बना लिया और उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। साथ ही गौरी ने जयचंद्र का भी बुरा हाल किया। दोस्तों, ये जो जयचंद्र हैं देशद्रोही, इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। अब क्या करते हैं, गौरी जयचंद्र को भी बुरा हाल कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, जयचंद्र के साथ गौरी का युद्ध क्यों हुआ, ये सब हम देखेंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।